Good day, everyone. I'm Pooja Joshi, your host for today's episode. In this session, we focus on a condition that is common yet often misunderstood: irritable bowel syndrome, or IBS. To help us navigate this important topic, we are joined by Dr. Satish Kumar Yadav, gastroenterologist at Gastroenterology Center, Varanasi, a respected expert in functional gastrointestinal disorders. Today, Doctor will walk us through early symptom recognition, simplified diagnostic approaches, and effective evidence-based management strategies for IBS in routine clinical practice. Doctor, thank you for being with us. Let's begin our discussion. Myself, Dr. S.K. Yadav. I am a practicing gastroenterologist at Varanasi at the Mahmoodganj in front of passport office, and I have a 35 years of experience in gastroenterology and endoscopy. Earlier that, I have worked as assistant professor and leader in medicine, gastroenterology at BHU as well as Manipal. So, doctor, question for you is, IBS क्या है और आप इसे साधारण शब्दों में एक सामान्य व्यक्ति को कैसे समझाएंगे? IBS एक ऐसी समस्या है आंतों की जिसमें आंतों में कोई खराबी नहीं, लेकिन रोगी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पेट में दर्द हो या कोई और डिस्कम्फर्ट हो, या तो डायरिया हो या तो कॉन्स्टिपेशन हो या दोनों मिक्स होके हो। इसको आजकल क्लासिफाई किया है ब्रेन गट इंटरैक्शन डिसऑर्डर। तो ये इस बीमारी का या आंतों का संबंध ब्रेन से है। ब्रेन सिग्नल भेजता हाथों को, हाथ सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को। दोनों के इंटरैक्शन से बहुत सारी समस्या पैदा होती है, लेकिन वास्तव में अगर हाथों की जांच की जाती है तो कोई रोग या कोई एबनॉर्मलिटी नहीं। ज्यादातर पेशेंट डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेन इसको लेके प्रेजेंट करते हैं। आपके अनुभव के अनुसार ओपीडी में आने वाला एक सामान्य IBS रोगी किस प्रकार की शिकायतों के साथ आता है? ज्यादातर रोगी पेट में दर्द के साथ, या तो उनको कब्ज हो या उनको दस्त हो या दोनों हो, कभी कब्ज भी हो कभी दस्त हो, कुछ गैस लेके आते हैं। ज्यादातर रोगी तो इसी आते हैं, आंत की बीमारी। कुछ रोगी और चीजें भी लेके आते हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकान हो, सर दर्द हो, पैर में दर्द हो, बहुत सारी चीजें होते हैं जो कि IBS के साथ होती है, कि इनके साथ है। लेकिन अधिकतर रोगी पेट में दर्द या तो दस्त हो या तो कब्ज हो या तो मिक्स हो। कुछ रोगी जो है साइकोलॉजिकल सिम्टम लेके भी आते हैं, जैसे थकान, चिंता, डिप्रेशन, अवसाद, ये सब लेके आते हैं। IBS का संदेह करने के लिए एक सलाहकार चिकित्सक कौन कौन से सरल स्क्रीनिंग प्रश्न पूछ सकता है? सबसे जरूरी है IBS के लिए कि जो हमारे लक्षण हो, सिम्टम हो, बहुत लंबे समय, काफी दिनों से हो और उसके स्वास्थ्य में कोई ज्यादा परिवर्तन न हो। जैसे पेशेंट मरीज को डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, वो हफ्ते में एक बार हो, महीने तक चलता, महीने में 4-5 बार हो, और जब भी ऐसा दर्द हो, पेट में दर्द हो, उसके साथ आंतों में कोई परिवर्तन हो, चाहे डायरिया हो चाहे कॉन्स्टिपेशन। अब इन दोनों के साथ होता है और साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर नहीं होता, तब हमको IBS के बारे में सोचना चाहिए और उस दिशा में हमें और आगे जांच करनी चाहिए या और सवाल करने चाहिए, जिससे उसकी निदान स्पष्ट हो सके। प्राथमिक देखभाल स्तर पर IBS का निदान करते समय कुछ आम गलतियां कौन कौन सी होती हैं? निदान के लिए सबसे मुख्य चीज है कि मरीज जो आएगा, रोगी जो आएगा, उसको ठीक से बैठ के पूरी बात उसकी सुनी जाए, समझी जाए, और जब वो कायदे से उसकी हिस्ट्री ली जाए। अगर कायदे से हिस्ट्री ली जाती है तो निदान आसान होता है। और अब तो जो है कायदे से अगर हिस्ट्री नहीं ली जाती है और बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, जैसे मरीज को बुखार भी हो, मरीज को स्टूल में ब्लड आए इस तरह से, या उसका वजन घटे, इन चीजों पर ध्यान अगर न दिया जाए तो गलती से जो मरीज जो IBS नहीं है उनको IBS ले। क्या कोई चेतावनी संकेत है जहां चिकित्सक को तुरंत गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को रेफर करना चाहिए? जी हाँ, अगर रोगी आए कि उसको खून, मल से साथ खून भी आ रहा है, उसको बुखार भी हो रहा है, उसको वजन भी घट रहा है, रात में ज्यादा लक्षण होते हैं, कुछ इस तरह की चीजें अगर उसमें साथ साथ हैं जो लगे ऐसे
कि मरीज तो IBS टाइप ही लग रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें आ जाएं तो उसकी जांच जरूरी है। इसको तुरंत आगे की जांच गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए। आप IBS-D, IBS-C और मिक्स्ड IBS के बीच उपचार को कैसे अनुकूलित करते हैं? IBS में एक चीज तो सब में कॉमन होती है, पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट या कुछ इस तरह की परेशानी। उसके साथ कुछ को डायरिया होती है, कुछ को कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ को मिक्स्ड सिम्टम होते हैं। पेन के लिए तो ठीक है, पेन के लिए जो हमारे पास वो दवाएं हैं, लेकिन सबसे पहले जब से मुख्य चीज है कि काउंसलिंग, मरीज को ठीक से काउंसलिंग करना है, पूरी बात समझानी है उसको। अगर वो समझ आए और वैसे लंबे समय तक चलने वाला इलाज है तो इसकी काउंसलिंग होनी अच्छी चाहिए। काउंसलिंग के बाद फिर उसको उसका मुख्य लक्षण देखना है कि उसको दर्द के साथ क्या, उसको डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, मिक्स्ड है, और कौन सा सिम्टम या कौन सा लक्षण ज्यादा परेशान कर रहा है। डायरिया के लिए तो दवाएं हैं बहुत सारी। एक दवा रिफ्लेक्सामीन है, रिफ्लेक्सामीन, जो कि डायरिया में भी काम करती है, कॉन्स्टिपेशन में भी काम करती है, मिक्स में भी काम कर सकती है। लेकिन इसको थोड़े समय तक दे सकते हैं, अगर देख सकते हैं उसका रिस्पांस कैसा है। उसके अलावा डायरिया के लिए जो लोपरामाइड भी आती है और वो भी दे सकते हैं। हमने अपने रिसर्च प्रोटोकॉल में देखा था बेल, जो कि गर्मियों में मिलता है, वो भी फायदेमंद होता है डायरिया वाले में। कॉन्स्टिपेशन में जो प्राइमरी लेवल पे है कि पहले मरीज को कहा जाता है पानी ज़्यादा पीजिए और फाइबर वाली चीज़ खाइए और फल और सब्जी सब ज़्यादा खाइए। फाइबर वाले में एक चीज़ की सावधानी जरूरी है कि जो है उसको सॉल्युबल फाइबर, जैसे इसबगोल है। पहले लोग ब्रान देते थे, व्हीट ब्रान जो है इन सालों से लोगों को मरीज को दर्द होता है, दिक्कत, अब व्हीट ब्रान नहीं दिया जाता और बल्कि इसे इसबगोल ही ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ मरीज तो इससे लाभान्वित होते हैं इन दोनों चीज़ों से। अगर इससे लाभान्वित नहीं होते तो फिर और अगला और हम ऑस्मोटिक लैक्सेटिव जो होते हैं, चाहे इलेक्ट्रोलोज हैं, ये सब दे सकते हैं, पैक दे सकते हैं, इस तरह की दवाएं दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में। और मिक्स वालों में देखना पड़ेगा, इसमें भी रिफ्लेक्सामीन काम कर सकती है। अगर ये सब नहीं फायदा हो रहा तो हमको न्यूरोमॉड्यूलेटर जैसे अमीट्रिप्लिन टाइप की दवाएं दी जाती है, तो वो फायदा होता है। तो लक्षणों के हिसाब से हम लोग इसको आगे इलाज करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले स्टेज काउंसलिंग, फिर सिंपल डाइट के बारे में बताना, फिर उसके बाद सिंपल दवाएं देना, फिर अगली दवाई देना, लास्ट में हम लोग न्यूरोमॉड्यूलेटर या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट या काउंसलिंग या साइकोथेरेपी की तरफ जाते हैं। डाइट की भूमिका क्या है? क्या आप लो फोडमैप, फाइबर में बदलाव या कोई विशेष आहार पैटर्न सुझाते हैं? डाइट का महत्व है। मरीज जी कहते हैं कि जब हम अगर दूध पी लेते हैं, कुछ को दूध से एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होता है, और करीब 1/3 मरीजों में लैक्टोज इंटॉलरेंस मिलता है। तो इन डाइट का महत्व पेशेंट मरीज को खुद ही बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें, उससे सलाह देते हैं कि आप खुद देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको परेशान करती हैं। सामान्यतः दूध परेशान करता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और इस तरह की ऑयली फूड परेशान करते हैं, या कुछ ऐसे कभी कभी ज़्यादा फाइबर भी लोगों को परेशान करता है। तो अपना सिस्टम देख लें। तो सिंपल एडवाइस से भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। जब मरीज नहीं फायदा हो रहा है सिंपल एडवाइस से, जो खास चीज़ें बताने से, तब फॉडमैप डाइट बता सकते हैं। फॉडमैप डाइट की समस्या यह है कि हमारे वेजिटेरियन डाइट में बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं अगर फॉडमैप डाइट में, और वो उसको कंप्लाई करना, वो मरीज वास्तव में उसको ले पाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। तो फॉडमैप डाइट है समस्या, लेकिन अगर वो ले सकता है तो फॉडमैप डाइट तो मुश्किल केस में काफ़ी अच्छा बनता है। और फॉडमैप डाइट की उपलब्ध है नेट पर हमारे, उसको आके देख सकते हैं। लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा परेशानी है फॉडमैप डाइट। तो बेस्ट यही है कि खुद अपनी एक फूड डायरी बनावें, देखें उनको तकलीफ कब बनती है, जब कोई कौन कौन सा फूड है जो जिस दिन वो खाते हैं उससे ज़्यादा परेशानी होती है, उसको कम करें या बंद करें। और इससे अगर नहीं सुधरता तो नेक्स्ट स्टेज आके यही फूड फॉडमैप डाइट, या कुछ डाइट एक्सक्लूजन डाइट भी होते हैं बहुत सारे, जैसे मीट बंद करें, गेहूँ बंद करें, सोयाबीन बंद करें, दूध बंद करें, इस तरह चीज़ें बंद करके देखें तो फायदा होता है।
आप मरीजों को लंबे समय तक पेट की सेहत और बीमारी को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या सलाह देते हैं? सबसे जरूरी है कि मरीज की अच्छी से काउंसलिंग की जाए कि उसको अगर आईबीएस है तो उसको अब इतने समय तक मालूम हो जाता है कि उसको क्या क्या दिक्कत आती है। कुछ खाने से कभी कभी दिक्कत आती है, या वो तनाव में हो, कोई घर में ऐसी समस्या आ जाए तो आईबीएस लग सकता है, या कुछ बुखार आ जाए, कोई ऐसे कोई दवा लें, डायरिया हो जाए, इस तरह चीज़ें हैं तो फिर जो आईबीएस दोबारा हो सकता है। तो ज़्यादातर वो अगर वो समझ जाता है कि साहब ये सब चीज़ें उनको परेशान करती हैं, इससे से बचाव खुद करे, और अगर ऐसा हो तो समय पर इलाज ले, और काउंसलिंग के हिसाब से कम दवाएं, डाइट कंट्रोल पे, अगर उसे अच्छे से एक्सरसाइज करे, अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करे, तो बहुत सारी चीज़ें समस्या सुलझ सकती है। मुख्य रूप से उसको समझना होगा आईबीएस क्या है और हम कैसे इसको दवाओं का रोल कम किया। क्या आप चाहते हैं कि हर कंसल्टिंग डॉक्टर आईबीएस के बारे में समझे? आईबीएस बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, समझ लीजिए करीब 10% लोगों को होता है। तो कोई भी कंसल्टिंग डॉक्टर के पास तो मरीज तो जाएगा, तो उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि मरीज को लंबे समय तक अगर दस्त कब्ज है, उसके स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है, पेट में दर्द भी होता है, कभी जब भी दर्द होता है तो उसके साथ तो उसके हाथों में मतलब बदलाव हो, जैसे कि कब्ज या दस्त हो, उससे संबंधित, या पेट अगर साफ हो जाने पर उसका परेशानी ठीक हो, तो ये आईबीएस की संभावना है। और उस लाइन पे उस आदमी को सोचना चाहिए। जरूरी है कि उसको जो है कुछ कहते हैं रेड फ्लैग साइन, जो खतरनाक लक्षण है उसके जरूर उसको जानना चाहिए कि कहीं खून आना, मल से खून आना, बुखार हो, वजन हो, या उसमें मिले एग्जामिनेशन में कुछ मिले, तो तुरंत उसको जांच करना चाहिए। कि अगर समझ लेते हैं तो ठीक। यंग डॉक्टरों के लिए आपका संदेश क्या है जो किसी केस को आईबीएस कहने में हिचकिचाते हैं? देखिए, अब बहुत सारे ऐसे स्टडीज आई हैं जिसमें पॉजिटिव डायग्नोसिस आईबीएस की संभव है। तो हमें अच्छी अगर हम हिस्ट्री ले लें, कुछ जरूरी जांचें कर लें, और उसको अगर लंबे समय तक मरीज को लक्षण है, कोई स्वास्थ्य पे बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम उसको आईबीएस कह सकते हैं। उसमें हिचकिचाए नहीं, लेकिन उसको रेगुलर फॉलो करें, कोई नए लक्षण न पैदा हो। जैसे कोई नया लक्षण पैदा हो तो जो कि कुछ और, तुरंत उसको रिफर करें। तो आईबीएस कर सकते हैं, लेकिन इसको अंडर ऑब्जर्वेशन, इसको उचित परामर्श में रखना चाहिए और उसकी जरूरत पड़ने पर जांच करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई गिवन सम important information. Thank you, Doctor, for sharing such valuable insights on IBS. Your clarity and practical guidance will certainly help both physicians and patients approach this condition with more confidence. To our listeners, thank you for joining us. Stay tuned for more expert-led conversations. Until then, take care and prioritize your gut health.